मुंबई में इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, 10 बजे गिनती शुरू हुई, गिनती खत्म हुई रात को 9:30-10 बजे, लेकिन इन्होंने 11 बजे ही भारतीय जनता पार्टी को मुंबई में जिता दिया था। पर यहाँ पत्रकार तो खुश कर ही रहे मालिकों, पर साथ साथ कोई फिल्म मेकर भी हैं बहुत सारे। हाल ही में एक फिल्म आई धुरंधर, इससे पहले फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, ताशकंद फाइल, ऐसी फिल्म्स भी बन रही है जहाँ पे खुश किया जा रहा है। तो टीवी पर मीडिया में आपको ये दिखाया जाता है, आप मोबाइल खोलो, मोबाइल पर प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। अब सिनेमा आप देखने जाओ, सिनेमा में भी अगर आप प्रोपेगेंडा दिखाओगे तभी उसे ज़्यादा स्पेस मिलता है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है। शाहरुख खान के बेटे को इन्होंने एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया जिसपे ड्रग्स के आरोप लगाए, जबकि शाहरुख के बेटे के पास 1 ग्राम भी ड्रग्स मौजूद नहीं। तो जो उत्तर भारतीय 2000 से पहले आए थे 1991, 1992, तो वो तो सपोर्ट में थे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की, हाँ ये मतलब है मराठी को जरूरत है, हम मतलब ये सब जरूरत उनकी बात अगर मांगे थी। पर जो 2000 के बाद आए, 2004, 5, 6 जो अभी भी आ रहे हैं, नहीं हमें बीजेपी चाहिए। पूछ लो क्या काम किया मोदी जी ने अच्छा पिछले 5 साल में? क्या रोजगार बढ़ा है? क्या आपके शहर साफ हुए हैं? अच्छा, कौन से इंडस्ट्रीज पिछले 10 साल में लॉजिकली अगर मैं देखता भी हूँ तो मुझे पता चलता है स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय छोड़ के आपने क्या बनाया। तो आपको लग नहीं रहा जो उनको मतलब मारा जा रहा है एमएनएस के कार्यकर्ता द्वारा? हाँ। फिर बाद में राज ठाकरे कहते कि आप मार रहे हो तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो? हाँ। वीडियो मत बनाइए। हाँ। और राज ठाकरे वही है 2024 में। हाँ। तो इसके बाद मतलब ये अभी विधानसभा में सेवा के लिए लड़ने लगे, जहाँ को 0 सीटें मिलती हैं, उसके बाद फिर वो बीएमसी इलेक्शन में 7 आ जाते हैं, उनको कहीं दोगला करार दिया जा रहा था। क्या वाकई में राज ठाकरे दोगले? यूएस में जाऊंगा, अमेरिका में जाऊंगा तो वहाँ पर जाकर मुझे अमेरिका की जो संस्कृति है उसे अपनाना होगा, क्योंकि वो उनका देश है, मैं वहाँ पर गया। वैसे ही जो लोग दूसरे राज्य से यहाँ पर आते हैं, आपको मुंबई और महाराष्ट्र के कल्चर को समझना होगा और उसका रिस्पेक्ट करना होगा। अब कहते हैं कि यहाँ पर नॉनवेज नहीं खा सकते, ठीक है। मुंबई को बनाया कोली समाज ने, कोली मछुआरे होते हैं। जिन्होंने शहर बनाया उन्हें अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पर नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, तो आप अपनी मनमानी को यहाँ पर लाए। कांग्रेस के 70 साल में ऐसे कई लोग हैं जो चौल से बड़े बड़े अपार्टमेंट में चले हैं। 70 माले के अपार्टमेंट में रहने लग गए वो, जो चौल में रहा करते थे। एक ज़माने में राशन में खड़े होकर वो खाते थे, अब बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं। वो सब कमाई, सब डेवलपमेंट हुआ कांग्रेस के राज में, और वो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश के लिए, नेहरू ने 70 साल में क्या किया। 3.5 करोड़ रुपया खर्च किया था गोबर और गौमूत्र से कैंसर का क्योर निकालने के लिए, उसमें भी भ्रष्टाचार किया। जब आपके पास थॉट्स ही नहीं है, आपके पास लिबरल थॉट्स ही नहीं है, आपके पास क्रिएटिविटी ही नहीं है, तो आप गाय, गोबर और गोपत्ता में ही रहोगे, उससे आगे बढ़ोगे नहीं। हेलो नमस्ते, मैं हूँ भीषण मिश्रा और आप सभी का स्वागत है आचार्य मीडिया पे। दोस्तों, जैसे कि हमारी जो भारतीय पत्रकार जो संघ है, जहाँ पे भारत का जो मीडिया है वो काफ़ी निचले स्तर पे चला गया है, और क्यों इस स्तर पे गया है, निचले स्तर पे, वो हम सबको पता है। जिस तरीके से भारत में पत्रकारिता हो रही है वो काफ़ी बदनाम हो चुकी है। पर इन बदनाम पत्रकारिताओं में से कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी अपने स्तर को बनाए रखते हैं, जहाँ पे एक उच्च जो भारत का जो संविधान है, चौथा स्तंभ है मीडिया, उनको वो चौथा संविधान वाकई में उनको न्याय देता है। ऐसे कई सारे पत्रकार हैं, जिनमें से एक पत्रकार हमारे साथ मौजूद है जो हैं काफ़ी जाने माने और काफ़ी सीनियर हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोहित मिश्रा सर की। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य मीडिया पे। थैंक यू विशाल। मुझे लगा तुमने कहा कि भारत के पत्रकार बदनाम है और एक बदनाम पत्रकार भी हमारे पास नहीं बैठा। ऐसा कुछ नहीं, नहीं मजाक कर रहा हूं। हमारे जो, जैसे हम एक युवा हैं, हम जो जर्नलिज्म करते हैं, तो जो ट्रू जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे आप हो गए, राजू बड़ोगा सर हो गए, और भी तमाम कई सारे लोग हैं जो इस लेगेसी को मेंटेन करके रखते हैं, और आप उनमें से आते हैं जिनको हम देख के सीखते हैं। अगर हाथ में हम माइक पकड़ रहे हैं तो भी एक रुबाब है, वो रुबाब आपको देख के आता है। थैंक यू सो मच। तो सर, इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं हम, भारतीय पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से जो पत्रकारिता का स्तर जो नीचे गिर चुका है, जैसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, जिस तरीके से चिल्ला के बातें की जाती हैं, जिस तरीके से खुलेआम प्रधानमंत्री सवाल करने के बजाय उनकी चाटुकारिता की जाती है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मेन स्ट्रीम मीडिया नाम का कोई मीडिया अब बचा ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद लिया गया है। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिटलर, जब हिटलर हुआ करता था जर्मनी में, तो उनके पास एक आदमी था, उसका नाम था गोबेल्स, जो एक उनका मंत्री था, वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। उसका काम ही यही था कि वो प्रोपेगेंडा कैसे हिटलर की फैलाए, और जो काम गोबेल्स नहीं कर पाया वो काम आज के ज़माने में हमारी मीडिया कर रही है, और ये लगातार हो रहा है। और इससे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मीडिया ने बहुत चतुराई से, उन्हें पता है कि धर्म नाम की एक चीज़ होती है जिससे हर कोई बहुत प्रभावित होता है, तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन धर्म की आड़ में वो ना ही जहरीली हवा, जो हवा होती है जहरीली भीषण,
वो ये नहीं देखती है कि हवा सांस कौन ले रहा है, वो हिंदू ले रहा है या मुसलमान ले रहा है। फेफड़े सबके एक जैसे हैं और सांस हर कोई ले रहा है, तो हवा पर आप बात नहीं करोगे। पानी जो आप पीते हो, पानी को फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू पानी पी रहा है या मुसलमान पानी पी रहा है। मध्य प्रदेश में लोग मर जाते हैं, गुजरात में 100 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं खराब पानी पीने की वजह से। इस पर चर्चा नहीं होती है। अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, सेना के एक प्रमुख ने जिस तरह से बुक लिखा है, उस पर चर्चा नहीं करते हुए अगर आप दिन रात केवल वाहवाही करोगे तो मैं इसे मीडिया नहीं मानता, मैं इसे सरकार की ओर से अपने प्रचार करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रचार प्रसार माध्यम जो होती है, उसी का एक एक्सटेंशन मानता हूँ। जो एक प्राइवेट कंपनीज को आप एड्स देकर खरीद रहे हैं, आपकी विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है, यह बात हर किसी को पता है, क्योंकि यही वो मीडिया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें इस्लामाबाद से लेकर कराची हर जगह पर पहुंचा चुके थे। मुंबई में इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, 10 बजे गिनती शुरू हुई, गिनती खत्म हुई रात को 9:30-10 बजे, लेकिन इन्होंने 11 बजे ही भारतीय जनता पार्टी को मुंबई में जिता दिया था, 150-160 दे दिया था, फिर धीरे धीरे पीछे लेके आना पड़ा। तो विश्वसनीयता की इनसे उम्मीद रखना अगर आप रखते हो या आपको लगता है कि ये वाकई पत्रकारिता कर रहे हैं, और अगर लोगों को वैसा लगता है तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने जो मालिक हैं उनकी वाहवाही कर रहे हैं और उसके बदले में इन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है, और ये पैसा आपके और मेरे टैक्स मनी से ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ज्यादा मेहरबान होकर अपनी जेब से मोदी जी ने जो चाय बेचकर कमाया उसका पैसा दे रहे हैं। ये जो आप और मेरे टैक्स के पैसे हैं वही इनको दिए जाते हैं, और 15-15 करोड़ रुपए ऐसे एंकर्स को दिए जाते हैं जिन्हें तिहाड़ जेल में भेजा गया था, उन्हें आप सालाना 15 करोड़ डीडी जैसे चैनल पर मिल रहा है। तो ये दर्शाता है कि हमारी मीडिया कितनी पीछे है। सर, आपने बोला कि मालिक को खुश करने के लिए पत्रकारिता की जाती है, पर यहाँ पे पत्रकार तो खुश कर ही रहे हैं मालिकों, पर साथ साथ कोई फिल्म मेकर भी हैं बहुत सारे जो अपने मालिक को खुश कर रहे हैं। हाल ही में एक फिल्म आई धुरंधर, इससे पहले फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, ताशकंद फाइल, ऐसी फिल्म भी बन रही है जहाँ पे खुश किया जा रहा है। आपको लग रहा है ये जो वायरस फैलते जा रहा है किसी की चाटुकारिता करना है, हम वर्ड यूज करेंगे चाटुकारिता, तो क्या लग रहा है ये धीरे धीरे किस तरीके लेके जा रहा है? नहीं, पहले क्या होता था आपको समझना होगा। इन्होंने शुरुआत किया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। व्हाट्सएप के जरिए आपके घर घर में, अभी पहले लोग क्या करते थे, कुछ लोग रोज और कुछ लोग शनिवार या रविवार को आरएसएस की शाखा में जाते थे, वहां पर जाते थे, आरएसएस की शाखा में जाकर आरएसएस की जो भी सो कॉल्ड उनकी ओर से कहा जाता था उसे वो सुनते थे। व्हाट्सएप आने के बाद अभी आपको शाखे पर जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल फोन पर हर रोज शाखे वाली बातें व्हाट्सएप में अलग अलग मैसेज के थ्रू आती थी। तो आप टीवी खोलो तो टीवी पर मीडिया में आपको ये दिखाया जाता है, आप मोबाइल खोलो मोबाइल पर प्रोपोगेंडा दिखाया जाता है। अब सिनेमा आप देखने जाओ तो सिनेमा में भी अगर आप प्रोपोगेंडा दिखाओगे तभी उसे ज़्यादा स्पेस मिलता है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है, उसे कई सारी तरीके के अब तो कई ऐसे लोग हैं जो सही से मूवीज नहीं बना पा रहे थे, वो अब नेशनल अवार्ड विनर बन चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये एक तरीका है। मुझे लगता है जो मैंने कहा गोबेल्स की बात, जैसे हिटलर के लिए प्रोपोगेंडा किया जाता था उस जमाने में, अब भी कई नेता हैं जिनके लिए प्रोपोगेंडा किया जाता है, और उसके लिए अब उन्हें पता चल चुका है कि मीडिया से विश्वसनीयता कम हो चुकी है, व्हाट्सएप मीडिया पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अगला पड़ाव है वो मूवी का पड़ाव था, और मूवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मूवीज का इस्तेमाल कर आपको बताया जा रहा है कि कैसे सब कुछ सही है। हम आज जब मैं और आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, धुरंधर का सेकंड पार्ट का एक टीजर आया, उसमें कहा है कि घर में घुसकर मारेंगे, जबकि कैरावान में एक रिपोर्ट आई कि जब चाइना के सेना हमारे सेना के सामने मौजूद हो रहे थे, धीरे धीरे पहले 1 किलोमीटर दूर थे, फिर 500 मीटर दूर थे, और अध्यक्ष पूछ रहे थे कि क्या किया जाना चाहिए, 1-1, 2-2 घंटे तक किसी ने कुछ नहीं कहा, और फिर बोला तुमको जो सही लगे वो करो। तो ये रील और रियल लाइफ का जो डिफरेंस है, वो आप तक जो रियल चीजें नहीं पहुंचे, रियल इनकी छवि नहीं पहुंचे, इसलिए रील, मीडिया, टीवी, मूवीज, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और आपको ये समझना होगा, क्योंकि आपने बॉलीवुड की बात की है, तो मेरी एक स्टडी रही है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बॉलीवुड में जैसे 26 जनवरी अब आई थी, तो एक मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है रंग दे बसंती, तो उसने बहुत इंस्पायर किया था, बहुत लोगों को किया, आई एम श्योर आपको भी किया होगा, हर किसी को किया है। आज से 20 साल पहले 26 जनवरी के दिन रंग दे बसंती रिलीज हुई थी, यानी 2006 में। अब आप देखो कि उस फिल्म में क्या है। उस फिल्म में बताया गया है कि खराब आर्मी की जो सप्लाई थी वो खराब थी, जिसके वजह से कैप्टन की मौत हो जाती है, वो जिससे वो गिर के मरता। ठीक, कहीं ना कहीं उसका जिक्र किससे आप तोल कर देख सकते हैं, बोफोर्स स्कैम से। बोफोर्स स्कैम किसके जमाने में हुआ था? कांग्रेस के जमाने में, राजीव गांधी पर आरोप लगा था। ठीक,
ये फिल्म रिलीज किसके सरकार के समय हुई? कांग्रेस के सरकार के समय ही। उसमें एक सोल्यूशन ये बताया गया कि हम, जैसे भगत सिंह ने उस समय हिंसा का उपयोग किया था, हम भी हिंसा का उपयोग करेंगे और सीधा गृह मंत्री को मार देंगे। इस तरह की चीजें दिखाने के बाद अंत में उसमें बहुत अच्छी चीज भी बताई गई है कि सभी चीजों का इस्तेमाल आमिर खान और उनके साथ के लोग कर लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ में आता है कि हिंसा से कुछ नहीं होगा, और इसलिए वो अहिंसा की तरफ जाते हैं और एक रेडियो सेंटर में जाके अपनी बात को रखते हैं। उनको पता चलता है कि हिंसा से भी एक लिमिट तक ही आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, बापू के ही रास्ते पर ये देश चलेगा। लेकिन आपने बोफोर्स का बात किया, उसमें आपने गृह मंत्री को भ्रष्ट बता दिया, उस समय की सरकार ने आप पर रोक नहीं लगाई। 2014 के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने कई पिट्ठुओं को बॉलीवुड में छोड़ दिया, अनुपम खेर से लेकर कंगना रनौत से लेकर बाकी लोगों को, और फिर इन्होंने शाहरुख खान के, पहले शुरुआत इन्होंने आमिर खान से किया। आमिर खान ने एक चीज कही थी जो उनकी बीवी ने उस समय कहा था कि उन्हें भारत में सेफ नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता इस पर बात नहीं किया, लेकिन सेफ नहीं लगता है तो सेफ क्यों नहीं लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन आमिर खान को इन्होंने बॉयकॉट करना शुरू किया और उससे उन्हें समझ में आया कि हम बॉयकॉट कर सकते हैं। और उसके बाद हुआ ये कि शाहरुख खान के बेटे को इन्होंने एक ऐसे केस पे गिरफ्तार किया जिसपे ड्रग्स का आरोप लगाए, जबकि शाहरुख के बेटे के पास से 1 ग्राम भी ड्रग्स मौजूद नहीं था। मैं था उस समय जब ये पूरी कवरेज थी, हम सभी ने टीवी पर कवरेज किया था और कितना प्रोपोगेंडा चला था वो हमने देखा। ठीक, तो एक संदेश था, वो आपको समझना होगा। इन्होंने ओर से संदेश दिया गया कि अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान का बेटा सेफ नहीं है तो कोई सेफ नहीं है। और इसी के बाद आप देखोगे कि धीरे 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 जो बॉलीवुड है वो डिग्रेड होते चला गया और अब इस लेवल पर पहुंच गया कि जिस स्टेट में इलेक्शन आता है और अपोजिशन की सरकार होती है, उस इलेक्शन वहां पर फाइल्स आने शुरू हो जाते हैं, ये फाइल, वो फाइल, कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, ये गोधरा फाइल्स कभी नहीं निकालेंगे, ये गुजरात फाइल्स कभी नहीं निकालेंगे, उसके लिए निकालने की जरूरत भी नहीं है। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री जिसे इन्होंने बैन किया है वही आप देख लें तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए अब जब आप देखते हैं कि जो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसमें ना आपको क्रिएटिविटी मिलेगी, उसमें ना आपको फ्रीडम मिलेगा और उसमें ना ही आपको अच्छी राइटिंग मिलेगी, क्योंकि ये सभी चीजों को करने के लिए इस देश में आजादी की जरूरत है। कोई भी आर्टिस्ट तभी ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है जब उसका देश, उसका समाज उतना आजाद हो। चार्ली चैपलिन शायद सबसे बड़े एक्टर्स में से एक थे। अगर आप देखो वो कहाँ से आते थे, वो स्विट्जरलैंड से आते थे, जो शायद सबसे आजाद देशों में से एक है। तो इसलिए आप देखिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये बीच में जो इन्होंने 3.5 करोड़ रुपया खर्च किया था गोबर और गौमूत्र से कैंसर का क्योर निकालने के लिए, उसमें भी भ्रष्टाचार किया। जब आपके पास थॉट्स ही नहीं है, आपके पास लिबरल थॉट्स ही नहीं है, आपके पास क्रिएटिविटी ही नहीं है, तो आप गाय, गोबर और गोपट्टा में ही रहोगे, उससे आगे बढ़ोगे नहीं। और उसी तरफ कहीं ना कहीं हमारा ये बॉलीवुड जाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। पर जहाँ पे धुरंधर को मतलब उसके एजेंडा के लिए काफी उसको अपोज किया जा रहा है, पर जहाँ कई सारे लोग कह रहे हैं कि टेक्निकली काफी वेल मेड फिल्म है, इससे एग्री करते हैं आप? मेरा पर्सनल राय है कि नहीं। मैंने थिएटर में देखा नहीं था, लेकिन जब नेटफ्लिक्स में ये फिल्म आई मैंने देखा और मैं बहुत उत्सुक था देखने के लिए, बहुत सच्चाई से बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे लगा था कि हो सकता है इन्हें अब समझ में आ गया हो कि अगर ये प्रोपोगेंडा भी कर रहे हैं तो वाया क्रिएटिविटी करेंगे। लेकिन जैसे फिल्म की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि वो अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर है वो अकेला ही सब कुछ देखता है, और 2006 में उसे पता चल जाता है कि अच्छा नकली नोट बन रहा है, ठीक, उसे पता है कि कहाँ पर कहा गया, लेकिन वो कहता है एक समय एक सरकार आएगी जिसे ये सब समझ, यानी अजीत डोभाल पर ये सबसे बड़ा मामला आना चाहिए कि 2006 में तुमको पता था और तुमने कुछ नहीं किया, अगर आप कह रहे हैं ये वेल मेड फिल्म है। और पुष्पा और साउथ इंडियन फिल्म जैसे एक्शन होते हैं उस तरह का एक्शन दिखाया गया है। कोई स्पाई यूनिवर्स की जो बात होती है, स्पाई क्या काम किया उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। रणवीर सिंह के बाल छोड़कर रणवीर सिंह की एक्टिंग वैसे ही है। संजय दत्त को अगर उसमें आप देखें तो उसमें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का मराठी एक पुलिस वाले को उठा के आपने पाकिस्तान भेज दिया है, एक्सेंट भी मराठी है, चलता भी वैसे ही है कि मुन्ना भाई में चल रहा है, वास्तव में चल रहा है कि इस फिल्म में चल रहा है, कोई फर्क नहीं समझ में आता। फिर रहमान डकैत का जो 3 सेकंड का डांस है, अगर आप देखें 3 सेकंड से ज्यादा नहीं है, इंस्टाग्राम पर इतना बलून बना गया है, इतना हो हल्ला किया गया था, 3 सेकंड से ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। और ये सभी चीजों को वजह से अगर आपको लगता है कि इससे सिनेमा कहा जाता है तो माफ कीजिएगा, इससे सिनेमा नहीं किया जाता है। और ये हो सकता है कि आप खुश हो, आप एक तरीके से पहले क्या होता था, मैं इसमें भी आपको एक समझाता हूँ कि लोगों को क्या होता है। पहले इंडिपेंडेंट सिनेमाज होते थे, इंडिपेंडेंट सिनेमाज या इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनते थे या आर्ट फिल्म्स बनते थे। आर्ट फिल्म्स क्यों नहीं चलते थे पता है भारत में? आर्ट फिल्म्स इसलिए नहीं चलते थे कि उसमें हीरो का दुख, दर्द, पीड़ा सब दिखाई देता था।
और फिर ऑडियंस कहता था यार हम पहले से परेशान हैं हाँ और आप हम पैसे देके तुम्हारी परेशानी देखें। राइट। तो जब सपने बेचने लगे, यशराज ने सपने बेचे, स्विट्जरलैंड दिखाया तो लोगों को अच्छा लगने लगा। तो अब उन्हें पता है कि देश की हालत खराब है और कुछ नहीं कर सकते। तो जब फिल्म में वो देखते हैं कि अरे घर में घुस के मारेंगे ये, तो वापस सपना बेच रहे हो आप, इसलिए लोगों को शायद पसंद में आएगा कि मास ऑडियंस है। वरना उसके अलावा मुझे पर्सनली अगर आप पूछे, ये मैं हो सकता है कि गलत हो, कई लोगों को पसंद आया हो, ना ही उसमें टेक्निकलिटी वाइज कोई अच्छा था। हाँ, हाई प्रोडक्शन लेवल पर बना है, पैसे आपने लगाए हैं, म्यूजिक अच्छा दिया है, लेकिन कंटेंट को जब तक आप सुधारोगे ना, और आपके कंटेंट में जब तक प्रोपेगेंडा है, आप क्या करो? मेन चीज तो कंटेंट ही होता है ना। सर आपने भी कहा कि व्हाट्सएप से ये वायरस फैला हुआ था। हाँ। तो व्हाट्सएप जो कि मोस्टली होता है, जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं इनके हाथों में रहता है, 24 घंटे व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं। पहले तो जैसे हमने कहा कि इंडियन मीडिया एक वायरस फैल चुका है, इंडियन मूवीज़ में वायरस फैलते हुए जा रहा है, व्हाट्सएप पे तो फैला ही था। पर ये जो पूरा इसका जो मास ऑडियंस है वो इम्पैक्ट डालता है, इफेक्ट करता है इंडियन पेरेंट्स पे। और जो इंडियन पेरेंट्स आजकल जो भी बीजेपी खास तौर पे जो नॉर्थ साइड के जो पेरेंट्स होते हैं, मोस्टली बीजेपी को देख के अरे बीजेपी ने मंदिर बनाया, ये बनाया, ये उनके माइंड पे एक असर करता है। वो ये नहीं देखते कि कितने हमारे पे होते जा रहे हैं साइड इफेक्ट। पर क्या कहना चाहते हैं इंडियन पेरेंट्स के ऊपर? नहीं, अब आपको इस पे ये भी समझना होगा, 2-3 तरीके के लोग होते हैं हमारे देश में। एक वो हैं जो शहरों में रहते थे, ठीक है। अब यहीं पर आप मुंबई में मैं और आप बैठे हुए हैं, मुंबई के शहरों में कांग्रेस के 70 साल में ऐसे कई लोग हैं जो चौल से बड़े बड़े अपार्टमेंट में चले गए, 70 माले के अपार्टमेंट में रहने लग गए, वो जो चौल में रहा करते थे। एक ज़माने में राशन में खड़े होकर वो खाते थे, अब बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं। वो सब कमाई, सब डेवलपमेंट हुआ कांग्रेस के राज में, और वो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश के लिए, नेहरू ने 70 साल में क्या किया है। पहली बात ये। दूसरी बात, मैं आमतौर पर जब भी टैक्सीज में जाता हूँ, उत्तर भारतीयों की आपने बात की, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर मुंबई में रिक्शा, ऑटो, टैक्सीज चलाते हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ कि कैसा है, मैं खुद हूँ यूपी से, आप भी यूपी से आया है मजू में, और मैं पूछता हूँ कि कैसा है यूपी, तो बोलते हैं बहुत अच्छा हो गया है, योगी ने बहुत सुधार दिया है। तो मेरा अगला सवाल होता है फिर क्यों नहीं जा रहे हो वहां पर? राइट। तब वो जो उनकी चुप्पी होती है उसमें उत्तर है। चुप्पी इसलिए होती है क्योंकि उन्हें पता है वहां पर नौकरी नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि इतना अच्छा है, देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आता है, इससे पहले के कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में नौकरी क्यों नहीं? मेरे दादाजी भी जब आए थे, चाय की दुकान से उन्होंने शुरू की थी, और सच में चाय बेचते थे वो रेलवे स्टेशन वाला चाय नहीं, सच में चाय का दुकान था उनका, अभी भी है, और हमने भी बचपन में काम किया है। लेकिन वहां से लेकर अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो वो डेवलपमेंट जो हुआ है, ये तो 2014 के बाद आए, उससे पहले भी लोग थे, डेवलपमेंट हुआ है। अब हुआ ये है कि मुस्लिम द्वेष जो हमारे पहले की पीढ़ी है उसमें इतना ज्यादा है कि मुसलमान को आप अब्दुल को टाइट करने के लिए आप कुछ भी करो, उनको सब मान्य है। तो अब वो खुलकर तो कह नहीं सकते, अब भी थोड़ा सा बापू का ही देश है ना ये, तो खुलकर तो कह नहीं सकते कि अरे मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं तो ये है, तो कहें कैसे? तो ऐसे ही कह रहे नहीं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूछ लो क्या काम किया मोदी जी ने अच्छा? पिछले 5 साल में क्या रोजगार बढ़ा है? क्या आपके शहर साफ हुए हैं? अच्छा, कौन से इंडस्ट्रीज पिछले 10 साल में, लॉजिकली अगर मैं देखता भी हूँ तो मुझे पता चलता है स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय छोड़ के आपने क्या बनाया? तुम मुझे बताओ, तुम्हारे आसपास में तुम क्या देख रहे हो कि लोगों को कहाँ पर रोजगार मिल रही है? हाँ, मार्केट इतना तोड़ दिया इन्होंने कि पत्रकारों को ही, कैमरा पर्सन को ही 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार में काम करना पड़ रहा है ना? आप मानते हो इस बात को? तो मार्केट इतना क्यों टूटा है? क्योंकि बेरोजगारी हद पर अपना चरम सीमा जो है वो पार कर चुका है, किसानों की आत्महत्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप मंदिर बना रहे हो और मंदिर के आसपास का इलाका आपने क्या उत्तर भारतीयों के लिए रखा है? अयोध्या में मंदिर जो अयोध्या में बना है उसके आसपास देखो कितने जैन, कितने गुजराती, कितने मारवाड़ी हैं, और जो फैजाबाद या इलाहाबाद जिसे प्रयागराज और अयोध्या कहते हैं, वहां के लोगों को वाकई कुछ मिला है क्या? आप देखो कितने ऐसे लोगों ने घर बनाए जिसको अब तो प्लास्टर नहीं करा पाए हैं, वही ईंट वाले घर में वो रह रहे हैं। ये हमने चिपकाया है ताकि ये लगे कि अच्छा दिखता है, वो दिखाने के लिए नहीं लगा रहे, उनकी मजबूरी की वजह से उसे पेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप इतना सब सहने के बावजूद भी आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे और आपको लगेगा कि मंदिर बन गया है, तो जब कोरोना आता है और आप अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल में मत जाओ, ऑक्सीजन मत ढूंढो, जो मंदिर बनाया है वही मंदिर पर जाकर आप बैठो, क्योंकि अगर आपने वोट मंदिर के लिए दिया है तो अस्पताल की आप अपेक्षा मत करो, स्कूल की आप अपेक्षा मत करो। कितने लोगों के स्कूल, सरकारी स्कूल के स्कूल बंद हो रहे हैं,
उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लाखों रुपया फीस देकर 10-10 हज़ार रुपए की सैलरी में लोग काम कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि पहले जब मैं पूछता था क्या किया तो कहते थे अरे कुछ किया हो नहीं किया हो, आतंकवाद तो नहीं बढ़ा है, टेररिज्म तो नहीं हुआ है, दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, पहलगाम में ब्लास्ट हो गया, पुलवामा में हमला हो चुका है, इतने सारी चीजें हुई हैं, इनकी सरकार है, चाइना हर रोज अंदर घुस रहा है, किसी पर कुछ नहीं कहते। तो अब इस पर भी कुछ नहीं कह पाते। तो ठीक है, 4 फ्लाईओवर बना लेने से अगर आपको लगता है विकास है तो बना लीजिए फ्लाईओवर। फिर पूछेगा मत कि अरे कहीं पर नौकरी है क्या, कोविड आ गया है, दवाई मिल पा रहा है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पर भूलने की याददाश्त बहुत जल्दी है। और इतनी सारी चीजें करने के बावजूद अगर आप लॉजिक पर नहीं आते हो, इसलिए तो शब्द का इस्तेमाल होता है ना अंधभक्त, कि जो अंधे हैं और जो भक्त हैं, क्योंकि भक्ति में कहीं पर भी लॉजिक की जगह नहीं होती है। तो जब आप अंधभक्ति में चले जाते हो तो आपको ना लॉजिक दिखता है ना कुछ, आपको 2 ही चीज दिखता है, मंदिर बन रहा है और अब्दुल टाइट हो रहा है। तो अगर आपकी प्राथमिकता ही यही है तो मंदिर बनेगा, आपको शायद कटोरा लेके वहां पर जाकर खड़ा होना पड़ेगा, अब्दुल टाइट होगा तो उसके साथ आपको भी टाइट करेंगे वो। ऐसा नहीं होगा कि जब घर तोड़ा जा रहा है तो केवल अब्दुल का घर तोड़ा जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, जो सांस ले रहे हो वो आप अकेले नहीं ले रहे हो, हर कोई ले रहा है। तो अब्दुल भी वही सांस ले रहा है, आप भी वही सांस ले रहे हो। नीचे ट्रैफिक पर जाओगे तो आप भी उतने ही ट्रैफिक में रहोगे जितने ट्रैफिक में अब्दुल रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। इनको प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी को गरीब मुसलमान से, मिडिल ईस्ट में दुबई में जाके पकड़ पकड़ के गले मिलेंगे अमीर मुसलमानों से, समझ रहे हो? तो इनकी प्रॉब्लम इनको ये है कि गरीब जो मुसलमान है वो इनके दुश्मन है, क्योंकि उससे इनको कोई फायदा तो है नहीं और वोट बैंक को कमाना है। तो इसलिए ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा, जब तुम छोटे थे या मैं छोटा था, तुम्हारी पढ़ाई मुंबई में हुई है, तब स्कूल की फीस कितनी थी और उसी स्कूल में आप जाकर देखो फीस कितना है। जो मेरे दादाजी सिर्फ चाय बेचकर, अगर मेरे पिताजी ने भी चाय बेचा और उससे हम 3 भाइयों को पढ़ाया, उसके बाद ग्रेजुएशन करवाया, मेरा एक भाई यूएस में है, मैंने मास्टर्स कर लिया, मेरा एक भाई अच्छे जगह पर मैनेजर लेवल पर है, तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि महंगाई इतनी नहीं थी और कई चीजें जो जरूरी थी आपके डेवलपमेंट के लिए वो अफोर्डेबल थी। अब ये समय आ गया है कि निर्मला सीतारमण को बजट के बाद पूछा जाता है, एक 15 मिनट बाद पूछा जाता है कि मिडिल क्लास के लिए क्या था बजट में, हंसकर चली जाती है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो उस लेवल पर हम आ चुके हैं। लेकिन अंधभक्ति का एक अलग मजा है और ये अंधभक्ति की वजह से पॉपुलर है और ये प्रोपोगंडा की वजह से पॉपुलर है। अगर आप सच्ची में पूछ लीजिएगा 5 चीजें जो इन्होंने की है, देखिए कुछ जवाब मिलता है। सब आप उत्तर भारतीय के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे कि जहाँ पे जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स किया इलेक्शन के दौर पे, बीएमसी इलेक्शन था, तब हमने कई सारे लोगों से बातें की। तो वहाँ पे लोग जो उत्तर भारतीय, स्वयं उत्तर भारतीय, जहाँ पे एक मुद्दा चला था मराठी और हिंदी का विवाद, तो उस विवाद के तौर पे जहाँ पे हमने लोगों से बात करने लगे, तो जो उत्तर भारतीय 2000 से पहले आए थे, 1991 1992, तो वो तो सपोर्ट में थे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की, हाँ ये मतलब है मराठी को जरूरत है हमें, मतलब ये सब जरूरत उनकी अलग अलग मांगे थी। पर जो 2000 के बाद आए थे, 2004 5 6 जो अभी आ रहे हैं, नहीं हमें बीजेपी चाहिए, बीजेपी, मतलब एक उनका सडल माइंड था। हाँ। और लोग जो हमने जिनसे बात की, तो उनकी जो मानसिक तौर पे बातें समझ रहे थे, इनके पहले जो थे 1991 वाले, उनकी बातों में था लॉजिक था कि हाँ ये जो कह रहे हैं कि मुद्दे सही हैं, कि महंगाई बढ़ रही तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है तो है। जहाँ पे चौल में आज भी हम जो टैक्स भरते हैं, हमको वो फुटपाथ नहीं मिलते, हमें वो गलियाँ नहीं मिलती, आज भी वो हालत बदतर है। पर जो 2000 के बाद है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि उनको कुछ भी चलेगा, बोलते हम 2 दिन भूखा सो लेंगे चलेगा, पर हमें चाहिए तो सरकार बीजेपी की। हाँ, तो अब इसमें समझना होगा 2 तरीके के लोग हैं इस शहर में। मेरी मराठी भी इतनी अच्छी जितनी मेरी हिंदी अच्छी है। मेरी वाइफ भी महाराष्ट्रियन है, बहुत लोगों को पता नहीं है बात, और हम लोग घर पे मराठी में भी बात करते हैं। हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ मैं मिश्रा हूँ, मैं मराठी में घर पर बात करता हूँ। 2 तरीके के लोग हमेशा से रहे हैं, ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, कहीं पर भी आप यूएस भी चले जाओगे 2 तरीके के लोग हैं। एक जो समझते हैं कि यूएस क्यों है, और एक जो वहां पर भी जाकर बुराई निकालते हैं। आपको अगर शहर का हिस्सा बनना होगा तो आपको शहर को अपनाना होगा। अगर मैं यूएस में जाऊंगा, अमेरिका में जाऊंगा, तो वहां पर जाकर मुझे अमेरिका की जो संस्कृति है उसे अपनाना होगा, क्योंकि वो उनका देश है, मैं वहां पर गया हूँ। वैसे ही जो लोग दूसरे राज्य से यहाँ पर आते हैं, आपको मुंबई और महाराष्ट्र के कल्चर को समझना होगा और उसका रिस्पेक्ट करना होगा। अब इसमें आपको समझना है कि शुरुआत कहाँ से होती है। अब कहते हैं कि यहाँ पर नॉनवेज नहीं खा सकते, ठीक है। मुंबई को बनाया कोली समाज ने, कोली मछुआरे होते हैं जिन्होंने शहर बनाया। उन्हें अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पर नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, तो आप अपनी मनमानी को यहाँ पर ला रहे हो। अब इसमें क्या है कि कई लोगों के पास पैसा आ चुका है, केवल उत्तर भारतीय नहीं,
गुजराती जैन समाज के भी लोग बड़े पैमाने पर इसमें हैं। आप पैसे के दम पर ये कर सकते हो, लेकिन कब तक करोगे? तो इसमें होता क्या है कि जो लोग अभी आपको कह रहे हैं कि नहीं केवल बीजेपी चाहिए, आप वोट किसी को भी दो, लेकिन शहर के लिए प्यार और पॉलिटिक्स दो चीज अलग होता है ना। आप शहर से प्यार नहीं करते हो, आपको शहर में जो फायदा मिल रहा है उसी के लिए आप रुके हो। कल कुछ होगा ना, ये सबसे पहले तुम दबा के भाग जाएंगे यहाँ से, समझ रहे हो? तुमको और मुझे यहीं पर रहना है, इसलिए शायद तुम्हें और मुझे शहर के बारे में चिंता होती है और लगता है कि नहीं, जब मराठी का मुद्दा उठता है वो जरूरी मुद्दा है, क्योंकि ये शहर का मुद्दा है। अगर मुंबई में मराठी नहीं बोला जाएगा तो कहाँ पर बोला जाएगा? जिस मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए 106 लोगों ने बलिदान दिया, जो शहीद हुए हैं, और उस शहर में आप कहोगे कि मराठी नहीं बोला जाना चाहिए, तब कहाँ बोलाना चाहिए? अच्छा, और एक इमेज बनाई जाती है, तुम मिश्रा हो, मैं भी मिश्रा हूँ। हाँ। आज तक किसी ने पकड़ के तुमको पीटा है? नहीं, मुझे भी किसी ने नहीं पीटा है। उल्टा मुझे जब कुछ प्रो बीजेपी मराठी ट्विटर हैंडल ट्रोल करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे डिफेंड मराठी सरनेम वाले ही लोग कर रहे हैं। ये खूबसूरती है यहाँ। और मुंबई का जो कैरेक्टर है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये भी आपको समझना होगा। ठीक है, अब आप योगी राज की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर ईद भी मनाई जाती है। आप जाओ मोहम्मद अली रोड में जेजे फ्लाईओवर के नीचे, रात भर ईद के समय लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम महिलाएं हर कोई मौजूद रहता है, एंजॉय करते हैं। उतनी ही अच्छी तरीके से जब क्रिसमस आता है, बांद्रा में आप जाते हो, वहां पे एंजॉय करते हो, क्योंकि ये मुंबई का कैरेक्टरिस्टिक्स। आप आए वहां से हो जहां पर आपको लगता है कि चर्च को तोड़ दो, मस्जिद के सामने जाकर लाउडस्पीकर बजा के नाचो, जय श्री राम बोलो, तो आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को इस शहर में ला रहे हो, जो नहीं चलेगा। और थोपने की आप कोशिश करोगे तो ऑफ कोर्स उसका जवाब दिया जाएगा। तो जब जवाब दिया जाता है, आपको लगता है कि वो गलत है, लेकिन जवाब क्यों दिया जा रहा है उस पर ये सोचते नहीं। तो जब तक आप इस शहर से प्यार नहीं करोगे, आप कहीं पर भी जा सकते हो। आप जाओ, आप तमिलनाडु में जाके कहो कि मैं तमिल नहीं कहता हूँ, देखो क्या होता है। अब मुंबई में आप कह रहे हो क्योंकि आपका दबदबा बना हुआ है, बाकी जगह पर जाकर देखो, आप जाओ हर जगह। और क्यों, आप जब अगर केरल में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले दिन से अगर मैं केरल में जाऊंगा तो मुझे मलयाली आ जाएगी, लेकिन अगर मुझे वहां पर सालों साल रहना है तो मुझे कम से कम उनके ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करना होगा, उनके भाषाओं का रिस्पेक्ट करना होगा। और अब क्या है कि दिल्ली में हमारा आदमी है, यहाँ पर हमारा आदमी, ये भीड़ तंत्र में बोलने के लिए अच्छी बात है। जब जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे आसपास के ही लोग काम में आते हैं। और अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो आप जहाँ से आए वहाँ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं है, और आपको पता है गरीबी कितनी है, बेरोजगारी की। मेरे अभी दादाजी गुजरे थे, मैं अब गाँव गया था 2 महीने पहले। 10 में से 9 लोगों ने मुझे कहा मुंबई में कहीं नौकरी होगा तो देख लो। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे कहेंगे कि अरे योगी आदित्यनाथ ने इतना अच्छा काम किया, वहाँ पे हाईवे बनाया है, यहाँ का हाईवे इतना खराब है, यहाँ का रास्ता खराब है, पता है क्यों? क्योंकि 24 घंटे गाड़ियाँ चलती हैं। वहाँ के रास्ते अच्छे हैं, पता है क्यों? क्योंकि जितने गाड़ियाँ आपके वहाँ पर चल रही हैं, यहाँ पे ऑफ आवर्स में उतने गाड़ियाँ चलती हैं जितना वहाँ पर आपके मेन समय पर गाड़ियाँ चलती हैं। तो आप तुलना भी गलत करते हैं, और योगी आदित्यनाथ इतना अच्छा है तो आप वहीं पर रहिए, क्यों आपको आना है? तो ये सारी बातें हैं। आपको शहर के लिए प्यार होना पड़ेगा, आपको शहर से जुड़ना पड़ेगा, शहर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। हर शहर का अपना होता है, दिल्ली का अपना होगा, बनारस का अपना होगा, मुंबई का अपना होगा। तो जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर की कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको प्यार करना होगा, वरना तो आप केवल अपने पर्सनल रीजंस के लिए आ रहे हैं और शहर को बदनाम कर रहे हैं। और आपको वजह से आपके क्षेत्र से आने वाले दूसरे लोग जो शायद इस शहर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी बदनाम होते हैं। और आपको लग नहीं रहा जो उनको मतलब मारा जा रहा है एमएनएस के कार्यकर्ता द्वारा? फिर बाद में राज ठाकरे कहते कि आप मार रहे हो तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो मत बनाइए। और राज ठाकरे वही है 2019 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी के साथ ठीक मंच साझा कर रहे थे। 2024 में भी शिवाजी पार्क में। हाँ, 2024 में। तो इसके बाद मतलब ये अभी विधानसभा में वाकई लड़ने लगे, जहाँ पे 0 सीटें मिलती हैं। उसके बाद फिर वो बीएमसी इलेक्शन में 7 आ जाते हैं। उनको कहीं दोगला करार दिया जा रहा था, क्या वाकई में राज ठाकरे दोगले हैं? देखो, राज ठाकरे के स्टैंडिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कौन दोगला नहीं है? भारतीय जनता पार्टी दोगली नहीं है। ये देवेंद्र फडणवीस जो उन्होंने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो अजित पवार चक्की पीसिंग। हाँ, वो अजित पवार के साथ जाते हैं, और अब अजित पवार के आने के बाद कहते हैं कि एनसीपी में अगर कुछ होता तो अजित पवार मुझे नहीं बताते थे। इन्होंने छगन भुजबल पर आरोप लगाया था, छगन भुजबल को क्लीन चिट मिल चुका है। अशोक चौहान के ऊपर आदर्श घोटाले का आरोप किसने लगाया था? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, उन्होंने ही क्लीन चिट दे दिया है। कांग्रेस और शिवसेना भी तो साथ में आई थी। तो अब का पॉलिटिक्स अलग हो चुका है। पहले बात तो आपको ये समझना होगा। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको किसी ने पीटा,
नहीं। क्या मुझे किसी ने पीटा? नहीं। नहीं। मैं पिटाई का समर्थन नहीं करता, मैं गांधीवादी हूँ। यहाँ पर आपको बहुत महात्मा गांधी की किताबें, उनकी मूर्तियां, हर चीज मिल जाएगी। आपको देखना होगा कि एक वायरल हुआ था वीडियो, वो वायरल हुआ था मीरा रोड, और उसमें उसने कहा था कि नहीं बोलूंगा, क्या करना है कर, और वो पर्सनल इशू था जिसे एक तरीके से ऐसा दिखाया गया कि ये पूरे उत्तर भारतीयों को मारा जाए। मैं मिश्रा हूँ, आप मिश्रा हैं, हम दोनों ही शहर में रह रहे हैं। मुझे आज तक, मुझे उद्धव ठाकरे ने इंटरव्यू दिया ना, हाँ, अकेला यूट्यूब चैनल था मेरा जिसको उन्होंने इंटरव्यू दिया। मेरा सरनेम मिश्रा है, वो मराठी मुद्दे पर लड़ रहे थे, क्यों दिया इंटरव्यू? हो सकता है उन्हें पता चला होगा, सरनेम देखकर तो नहीं देना चाहिए था, सरनेम देखकर तो नहीं दिया ना। अभी आधा घंटे का इंटरव्यू दिया उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में। हाँ, तो आपको समझना होगा कि चीजें क्यों होती हैं जो होती हैं। वायलेंस का समर्थन नहीं किया जाता है, लेकिन ठीक दूसरी तरफ आप जानबूझकर ऐसी चीजें करेंगे जो नहीं किया जाना चाहिए, तो वो भी गलत है। मुलुंड में आपको कहा जाता है इमारतों में कि हम महाराष्ट्रियंस को घर नहीं देते, ये मुलुंड की बात है। अब आप जाओ, आप गुजरात में जाके कहीं पे भी बोल दो जाके कि हम गुजराती को घर नहीं देते। आपने अपने गांव में सुना हम उत्तर भारतीय को घर नहीं देते? नहीं ना। यहाँ पर आप ऐसी बातें करते हैं तो फिर इसके वजह से हिंसा होगी, और इसका आपको सोर्स ढूंढना होगा। जो टीवी पर चल रहा है उसका शिकार मत बनो। बाकी अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कौन नहीं कर रहा है? क्या एकनाथ शिंदे अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, या देवेंद्र फडणवीस नहीं कर रहे हैं? महबूबा मुफ्ती के साथ सबसे पहले सरकार इन्होंने ही बनाई थी ना, नरेंद्र मोदी ने, जिस महबूबा मुफ्ती को ये क्या क्या बोले थे, पाकिस्तान के कितने करीब हैं, ऐसी बातें करने वाले, पीडीपी के साथ सबसे पहले वो गए थे। हाँ, आरएसएस को ये फॉलो करते जो 1925 में बना था। भारत के स्वतंत्रता लड़ाई में आरएसएस का जीरो रोल है। मेरे को लगता है आर्यभट्ट ने जो अंडा बनाया था उसी को ये पालन कर रहे थे, क्योंकि जीरो रोल है। लेकिन अब सबसे बड़े देशभक्त ये बन जाते हैं। तो इनका यही है कि सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्टिक अगर कोई हैं तो वो ये लोग हैं, और इन्हें पता है कि लोगों की याददाश्त कमजोर है और मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये इतने ही पॉपुलर हैं तो आपको देखना होगा 2017 में मुंबई में, हम राज ठाकरे पर बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर करो। 2017 में मुंबई में 82 सीट्स आए थे। अब तो नरेंद्र मोदी 3 बार चुनकर आए, देवेंद्र फडणवीस 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, पूरा मीडिया आपका है, पूरा पैसा आपका है। आपकी सीट्स 7-8 साल बाद, जबकि 2022 से 2025 तक आपके हाथ में सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सीट्स 82 से बढ़कर 89 हुई। सिर्फ 6 सीटें बढ़ा पाए। उसमें भी आपने कई जगह पर दूसरे पार्टी के लोगों को अपने में लिया। उसके बाद कई जगहों पर आपने मनमानी की, बिना इलेक्शन के बिन विरोध चुनाव जिता दिया, है ना। अब ये लोग बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का। तो मुंबई में कम से कम देवेंद्र फडणवीस के पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया गया है, ये आपको समझना होगा। और आप देखिए कि जहाँ से ठाकरे आते हैं, जहाँ पर मराठी पॉकेट्स हैं, वहाँ पर उन्हें अच्छे खासे वोट्स मिले हैं। और उसकी वजह है कि उन्होंने वो मुद्दे उठाए जो अब यहाँ के ज़मीनी मुद्दे हैं। और जैसे 1950 के समय पर 1950s के बाद जैसा एक महाराष्ट्र का एक लड़ाई उस समय चली थी जिसमें मुंबई को महाराष्ट्र में जोड़ा गया, वैसी कुछ लड़ाई मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में होगी। और सन्स ऑफ द सॉइल जो भूमिपुत्र का मुद्दा है वो आगे भी इतना ही बड़ा होगा। ऐसे में मुझे लगता है कि राज ठाकरे हों या बाकी कोई हो, कि अब तो कांग्रेस और MIM और भारतीय जनता पार्टी साथ में आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं दूसरों के पॉलिटिक्स की, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके बारे में कोई बात नहीं करे। अपॉर्चुनिस्टिक हर कोई है, कुछ जो है मीडिया दिखाती है और कुछ जो है मीडिया छुपाती है, उस पर आप नजर रखिए। सर, आपने अजित पवार का जिक्र किया था हाल में, तो अभी अजित पवार जो भी हमारे बीच में नहीं रह चुके, अब उनकी पत्नी चौथे दिन ही शपथ लेती है, उप मुख्यमंत्री बनती है, जिसके बाद काफ़ी घाई में ये चीज़ें की गई। उस पर आपके क्या मतलब, आपके क्या इस पर मद्देनजर रखते हैं कि क्या वाकई में चौथे दिन ही शपथ लेना, उप मुख्यमंत्री बनाना, ये किसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये तो साफ तौर पर जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं कि शरद पवार ने जिस दिन सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली थी, शनिवार का दिन था, सुबह 9 बजे शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझसे ना ही किसी ने बातचीत की। उसके 1-2 दिन पहले जिस दिन ये हादसा हो, मैं बारामती गया था, मैं 2 दिन बारामती में ही था, और वहाँ पर मैंने देखा माहौल जो है, पवार परिवार एक साथ आए, उसके लिए बहुत अच्छा माहौल था। अब आपको यहाँ पर सोचना या समझना यह है कि अगर परिवार साथ में आते हैं तो इससे नुकसान किसे है। अब इससे सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अजित पवार की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जिस तरह से JDU पर उनका कंट्रोल बिहार में है, या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के ऊपर कुछ भी, अंत में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई होती है तो एकनाथ शिंदे को अमित शाह के पास जाना पड़ता है, वैसे ही उनकी कोशिश होगी कि
अजित पवार के जाने के बाद उनकी पार्टी की भी कमान जो है ये अपने हाथ में ले लें, और इसलिए ये जल्दबाजी की गई, ये मैं मानता हूँ। और इसके पीछे आपको समझना होगा, एनसीपी का आपके साथ आना उसका मतलब होता है पश्चिमी महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र में आपकी पकड़ मजबूत होना। और ये वेस्टर्न महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं पर सभी कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव्स, ये सभी चीज़ें वहाँ पर हैं। और 2019 में पहली बार कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनाया गया था अमित शाह को। ऐसे में आपकी ताकत बढ़ेगी। और शरद पवार जब तक हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि अगर शरद पवार के पास एनसीपी जाती है तो उनका जो कंट्रोल है एनसीपी पर वो कमज़ोर हो जाएगा, और इसलिए ये सारी चीज़ें की गई है। रही बात सुनेत्रा पवार की, तो हर कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है। कई लोग इसकी कंपैरिजन भी कर रहे थे कि इंदिरा गांधी मरी थी और राजीव गांधी को तुरंत प्रधानमंत्री बना दिया गया था। प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उप मुख्यमंत्री नाम का कोई पोस्ट नहीं होता, आपको याद रखना होगा। उप मुख्यमंत्री नाम का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। अब उन्होंने उस दिन जो शपथ लिया था वो उन्हें जो मिनिस्ट्री दी गई थी उसका शपथ होता है। उप मुख्यमंत्री नाम का कोई शपथ नहीं होता है जो आप लेते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक पोस्ट ही नहीं है। आप अलायंस में आते हैं तो आपको लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए भी ये जल्दबाजी में किया गया। नंबर 1। नंबर 2, आप देखो कि उस समय भी पहले एक दिन पहले सुनील तटकरे हों, प्रफुल्ल पटेल हों, छगन भुजबल हो, ये जाकर देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, पता लगाते हैं कि अगले दिन देवेंद्र फडणवीस हैं या नहीं, और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तरीके से कोशिश यही है, और भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति है। बाकी मेरा मानना है कि जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, और पॉलिटिक्स अब इतना अनफॉर्चुनेट हो चुका है कि 4 दिन के अंदर ही यानी वो गिरीश कुबेर सर हैं, लोक सत्ता के एडिटर हैं, उनका बहुत अच्छा संपाद किया था। कई लोगों ने उसे गलत तरीके से लिया, लेकिन उन्होंने अपने संपादकीय में, अपने एडिटोरियल में लिखा है कि अगर आपने सब रीति रिवाज से माना है, आपने लोगों के सामने रीति रिवाज से क्रियाकर्म किया है, तो उसी रीति रिवाज में लिखा है कि 13 दिन तक आप कुछ नहीं करते हैं ना। राइट। तब अगर आप सब कुछ बाकी रीति रिवाज से कर रहे हैं तो इसे क्यों नहीं कर रहे? अब इसमें उन्होंने इसी चीज पर सवाल उठाया कि रीति रिवाज वो नहीं कह रहे हैं कि सुनेत्रा पवार 13 दिन तक कुछ नहीं करना चाहिए, आपने खुद ने अपने ऊपर वो सारी चीजें ली थी, तब इतनी जल्दबाजी क्यों थी? अगर ये सारे सवाल को आप देखें तो आपको समझ में आता है कि इसके पीछे कौन है, कौन चाहता था कि शरद पवार सिंह की दूरी बनाए रहे, उनके किस आका को इससे फायदा होगा, और उसी के लिए ये सारी चीजें की गई। तो सर अभी जैसे बीएमसी इलेक्शन हाल ही में हुआ, हाँ। अब बीएमसी इलेक्शन जो बीएमसी जो है महानगर पालिका, जो कि कई सालों से शिवसेना के हाथों में थी, पर अभी ये हाथों में आ चुकी महायुति के। अब जो परेशानियां पहले, जैसे हमने भी तमाम, जब हम पहले चैनल में थे जिस चैनल में, तो वहाँ पर तमाम वीडियो बनाए थे हमने, बीएमसी के वर्कर्स के वीडियोस दिखाए थे, जहाँ पे हम पे केस तक करने की बात चली थी कि वर्कर्स जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो काम उनको मिलता है, कैसे वो कुछ पैसे, चंदा पैसा दिखा के बाकी पैसे अड़ते हैं। अब क्या वो जो करप्शन है, क्या वाकई में इनकी दौर पे नहीं होगा? नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे। हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड कब आया? किसके राज में आया? मोदी के राज में। इलेक्टोरल बॉन्ड को मैंने नहीं रोका या तुमने नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी है, जिसके जरिए आप पैसा ले रहे हैं, है ना। ये जो भ्रष्टाचार का आरोप जिन जिन पर लगाया, इनके पार्टी में जाके ही सीधा अपने आप साफ हो जाते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार आपको लगता है कि नहीं होता है? ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, या इनके कामकाज में या इनके राज में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? इनके राज में तो जो बलात्कारी हैं वो बाहर निकले हुए हैं, और जो साइंटिस्ट हैं वो अंदर गए हुए हैं। तो ये जो एक छवि इनकी बनाई गई थी कि भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरह से सामने आया है, इज डांस्ड इन इजराइल फॉर यूएस, आप जाकर नाच रहे हो यूएस के लिए, वहां पर मार्केटिंग कर रहे हो, और आप जिस दोस्त के लिए सारा काम कर रहे हो, हाँ, उस दोस्त पर यूएस के न्यूयॉर्क के कोर्ट में केस चल रहा है गौतम अदानी पर, और आप वो दस्तावेज गौतम अदानी को नहीं दे रहे हो कि वहां पर न्यूयॉर्क के कोर्ट पे जाकर उन्हें कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार, हमें 5 बार हम उनके पास गए, हमारी मदद नहीं कर रही है, हमें ईमेल से दस्तावेज और समन्स देने दिया जाए। तो आप किसे बचा रहे हो? हिंडनबर्ग का आरोप जब लगा, या फिर वॉशिंगटन पोस्ट की जब रिपोर्ट आई थी, तो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यही बताया गया कि एलआईसी का पैसा आपने अपने उद्योगपति दोस्त के बिजनेस में लगा दिया। क्या ये करप्शन नहीं है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेना करप्शन नहीं है? या फिर हम देखते हैं कि सेबी या सीबीआई और बाकी जितने भी इनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कई लोगों को क्लीन चिट देते हैं, और बाद में जैसे ही उनका टेन्योर खत्म होता है, इन्हीं के कंपनीज में वो बड़े बड़े पोस्ट पर लग जाते हैं। तो ये सब अपने आप में बताता है कि भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर है। लाड़की बहन स्कीम क्या है? वो एक सिस्टमैटिक करप्शन है कि हम आपको पैसा देंगे और आप हमें वोट दोगे।
ये इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि अब लोगों को वोट देने के लिए भी ये पैसा दे रहे हैं। कहाँ तुमको लगता है कि ये करप्शन नहीं करेंगे? करप्शन की वजह से तो ये यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर फ्री एंड फेयर रखें बिजनेस को भी, तो एक नेता या एक उद्योगपति के पास थोड़ी सब कुछ जाएगा, और लोगों के पास जाएगा। टाटा, बिरला, कितने लोग हैं हमारे देश में, इन सब एक ही के पास जाता है। एयरपोर्ट जिसको पता नहीं था उसे एयरपोर्ट मिल जाता है, जिसने सीमेंट का काम नहीं किया उसे सीमेंट भी मिल जाता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। तो ये क्या है? ये अपने आप में करप्शन है कि आप धारावी की जमीन मुफ्त में दे दोगे, मुंबई की और जमीन मुफ्त में दे दोगे। ये सब करप्शन का हिस्सा है। अब वो लोग जो लोग वो पहले सुनते थे, समझते थे, अब क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अब्दुल को टाइट किया जा रहा है, तो उन्हें इस सब चीज पर ध्यान नहीं देना है। और अब मुझे समझ में आया है कि पहले वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते थे, कांग्रेस से नफरत करते थे, और आरएसएस का जो प्रोपोगंडा था उसमें वो फंस गए थे। मैं भी उसका शिकार था ना। आंदोलन में मैंने भी बहुत तिरंगा लेकर मनमोहन सिंह को गाली दिया, लेकिन उस समय ना ही मनमोहन सिंह या उनकी सरकार ने मुझ पर कुछ नहीं किया, और उसके बाद भी मुझे मीडिया में काम मिला। अब वाली मीडिया नहीं जो कहता है कि राहुल गांधी का जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्ला गुल्ला करो या बाकी चीजें करो। तो ये सारा बदलाव जो है हुआ है। करप्शन तो इन्होंने हर जगह पर किया है, इंस्टीट्यूशन से लेकर, मीडिया चैनल से लेकर, मंत्रालय से लेकर, आम आदमी को इन्होंने भ्रष्ट बना दिया। इतने लेवल पर इनका करप्शन है। तो ये मत सोचो कि करप्शन नहीं होगा, तो करप्शन दिन रात कर रहे हैं। हर महीने 1500 रुपए देकर करप्शन करते हैं। अभी सर बीएमसी इलेक्शन तो हो गया, अब आने वाले इलेक्शन जो आने वाले कोलकाता इलेक्शन से तमाम कई सारे इलेक्शन अभी भी रास्ते में हैं। पर जो पहला जो कोलकाता पे हम बात करेंगे, कोलकाता की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन पे काफ़ी तंज केसा जाता है, और उनकी कामें भी जिस तरह की दिख के आती हैं वो ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? अब मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है? 2019 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, तीन पार्टियां एक साथ आई और सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में गई। मैं टीवी में ही काम करता हूँ, क्योंकि आपने कहा ना कि जो दिखाई देता है उससे हम आते हैं, फिर हम ममता बनर्जी का आपको समझ में आ जाए। उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, ठीक, और यहाँ पर सरकार चल रही थी। उसके बाद आप देखो होता क्या है। उसके बाद अचानक से ये कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं हुई है, हत्या की गई है, इसने किया, उसने किया। वो मुद्दा बड़ा बनता है, ठीक है? उसी समय आप देखो अर्नब गोस्वामी कैसे कैसे बातें करता है टीवी पर। उसी समय आप देखो कि कंगना रनौत आती है, कहते हैं अब तो मुंबई में डर लगता है, मुंबई में आती हूँ तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ चुकी हूँ। उसी समय आप देखो शाहरुख खान के बेटे के पास से 1 ग्राम ड्रग्स नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि मुंबई ड्रग्स का अड्डा बन चुका है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें तब होती है जब विपक्ष की सत्ता होती है। यही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी जब पालघर में 2 साधुओं को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वहां पर बच्चा चोरी का एक अफवाह फैली थी। और इन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे एंटी हिंदू हैं, साधु मर रहे हैं। आपको पता है 2024 के बाद जिस शरद पवार के एक नेता वहां के थे, जिन पर आरोप लगाया था इसी भारतीय जनता पार्टी ने कि ये लोग थे साधुओं की हत्या किए थे, उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने में लिया। तो बीजेपी, क्योंकि अधिकांश समय ये विपक्ष में रही हैं, इन्हें केवल विपक्ष का काम अच्छे से आता है। तो एक जो इमेज बनाना होता है ना कि ये सब बर्बाद हो चुका है, ये हो चुका है, वही चीज ये कोलकाता में भी कर रहे हैं, वही चीज ये बंगाल में भी कर रहे हैं। बंगाल में कई सारी चीजें होंगी जो ममता बनर्जी सही से नहीं कर रही, लेकिन ठीक उससे ज्यादा चीजें आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगी, ठीक वही चीजें आपको गुजरात में मिलेंगी। आसाम के मुख्यमंत्री ऑन पेपर, ऑन कैमरा आकर कहते हैं कि अगर कोई मियाँ रिक्शा वाला है तो 5 रुपये अगर आपका होता है तो 4 ही रुपया देना, 1 रुपया देना मत, इनको टाइट करने की जरूरत है। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो दंगा करते हैं उन्हें हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, ऐसी बातें करते हैं। हमारे लोकसभा में भाषण चलता है और उसमें बीजेपी के नेता मुसलमान एमपी को देखकर कटवा, भड़वा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वहां पर सरकार में नहीं। और ये चीज मैंने 2019 के बाद विशेष बहुत अच्छी तरीके से समझा कि कितने लेवल पर इनका प्रोपोगंडा चलता है। ये दिल्ली के बड़े बड़े एंकर्स मुंबई आ जाते थे यार, हर 2-3 महीने में कभी कंगना रनौत के घर के बाहर खड़े हो जाते थे, कभी उद्धव ठाकरे को एंटी हिंदू बता देते थे, कभी शाहरुख खान का मुद्दा उठा देते थे। तो ये इतना जीना हराम कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि अरे इससे तो अच्छा भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी है यूपी में, बीजेपी आई है ना दिल्ली में, क्या हो गया हवा, क्या है लेवल। आज एक काम करो मेरे सामने, अब तुम निकालो और देखो दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर,
10 के साथ 10 तुमको भारत में मिलेंगे और 10 के 10 उत्तर भारत में मिलेंगे जहां पर ये सत्ता में मौजूद है। तो आप तो हो सत्ता में, तब क्यों ऐसे मिल रहे हैं? और यहाँ पर भी अगर आपने इतना काम किया था, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मुंबई की बात कर रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करते। 2022 से 2025 तक इनकी सरकार थी और कहते कि अगर विपक्ष यहाँ पर जीत कर आ जाएगा तो एक खान जो है मुंबई का मेयर बन जाएगा, ये लोग मुसलमानों को बना देंगे। आपने काम नहीं किया इसलिए आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। यही काम ये अब बंगाल में कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने बहुत सारी चीजें गलत की होंगी, लेकिन वो आपको तथ्य में जाकर देखने होंगे। बीजेपी के सुनकर आप इन सभी चीजों को मत मानिए। गवर्नर, हमने यहाँ पर भी वो टोपी वाले गवर्नर को देखा था जिसे अभी इन्होंने सब कुछ दिया है, भगत सिंह कोश्यारी को। उन्होंने ही कितने लोगों को यहाँ पर सताया महाराष्ट्र में, और उसी का उनको रिवॉर्ड मिल रहा है एक तरीके से। तो ये लोग ऐसे ही हैं। इसलिए जो राजनीति है, अच्छा चलो ममता बनर्जी ने क्या गलत किया है और भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता ने वो काम नहीं किया, वो आप मुझे बताइएगा, तब हम बात करते हैं। क्या मुझे कोई बता दे कि सोनम वांगचुक को क्यों जेल में डाला है? एक साइंटिस्ट जिसको दुनिया भर के अवार्ड्स मिले हैं, 100 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, क्यों जेल में है? कोई मुझे बता दे कि आसाराम क्यों बाहर जाता है, राम रहीम को क्यों बेल मिलता है और उमर खालिद जेल में रहता है? उमर खालिद ने क्या ऐसा बोला था जो लोगों ने नहीं बोला है? कपिल मिश्रा जब तक विपक्ष में था जेल में जाने लायक था। दिल्ली दंगे में उसका बड़ा हाथ है। कपिल मिश्रा सत्ता में चला गया, कोई कुछ नहीं कहता है। ये लोग खुद वही करते हैं, लेकिन नियम जो है हमेशा से विपक्ष के लिए बना कर रखते हैं। इसलिए मीडिया के थ्रू आप ये सारी चीजों पर मत आइए। उल्टा मैं तो कहूंगा कि ममता बनर्जी में कम से कम इतना हिम्मत है कि जब ईडी की ओर से गलत इस्तेमाल हो रहा था, घुसकर उन्होंने अपने वहां के आदमी के लिए लड़ाई लड़ी और बताया कि यहाँ पर चुनाव आ रहा है। वो हमारे कैंपेन को संभाल रहा था और जानबूझकर बीजेपी ने ईडी को भेजा। अच्छा, ईडी भी उसी समय जाती है जब चुनाव आ जाता है। तो ये सारी चीजों को भी आपको देखना होगा। हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर एक चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखा जाए। सर, जब आप पत्रकारिता करते हैं एनडीटीवी की तरफ से, तब एनडीटीवी में आपका काफी बड़ा नाम था। आपको मतलब आपने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे कहा गया था राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोलने के लिए, आपने उसी वक्त छोड़ दिया था। वो बता सकते क्या वो इंसिडेंट? वो तो कई बार चीजें सामने आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है बताने की भी जरूरत नहीं है। अब आप एक काम करो सर, जिस चैनल में मैं काम करता था, जिस चैनल में रवीश कुमार, संकेत उपाध्याय, बाकी लोग काम करते थे, अब सिर्फ वहां पर जाकर आप टीवी लगाकर 5 मिनट बैठकर देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या बोला गया था, क्या नहीं बोला गया था, अब क्या हो रहा है। अब उस चैनल में भी मौलवी बनाम बाबा वाली खबरें सामने आ रही हैं। अब उस चैनल में अचानक से डॉक्टर रॉय के जाने के बाद, रवीश कुमार के जाने के बाद नरेंद्र मोदी आने लग गए उस चैनल में। 2022 तक, जब तक डॉक्टर रॉय थे, एक बार भी नरेंद्र मोदी बताओ प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? एक चैनल से उनके इतने क्यों डरते थे वो, कि उस चैनल में नहीं आते थे? अब हर एक कॉन्क्लेव में आते हैं। आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि उस चैनल को इन्होंने किस तरह से बर्बाद किया है। कम से कम उनको चैनल का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि एनडीटीवी का अपना एक लेगेसी रहा है। उस लेगेसी को कम से कम इन्हें, उस चैनल के नाम को, उस लेगेसी को कम से कम ये खराब ना करें। तो सोच भी नहीं पाता हूँ कि जो उनके फाउंडर्स थे वो जब देखते होंगे कि उन्होंने जिस चैनल को बनाया था उस चैनल की ये दशा हो गई है। क्या आपका भी अपना खुद का चैनल है सोच मिश्रा ऑफिशियल, रवीश कुमार जी का भी खुद का चैनल है। तो जो मेन क्या, जो जैसे कि मेन जो पत्रकारिता होते हैं, मेन जो अपने जो बातें रखते थे, खुल के जो चौथा स्तंभ का जो मुद्दा अपना लेगेसी मेंटेन करते थे, उनको मेन स्ट्रीम छीन लिया गया है। अब उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी धीरे धीरे हटता हुआ नजर, जहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियंस बोलते हैं, वीरदास बोलते हैं, तो उनको तुरंत बैन कर दिया जाता है, उनकी वीडियोस हटा दी जाती है। हाँ, तो ऐसे ही होता है। आपको डर नहीं लगता कि मतलब कल को आप पे भी कुछ एलिगेशन हो, कुछ लगाया और क्या करेंगे? अब दो चीजों में मैं इसको देखता हूँ। पहला तो ये कि डर किसको नहीं लगता, हर किसी को डर लगता है, लेकिन फिर कब तक डरोगे आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलता हूँ कि शहर में प्रदूषण बढ़ा है, क्या गलत बोला मैंने, है ना? अगर मैं कहता हूं कि आपको पेड़ों को, चंद्रपुर में पेड़ काटकर, वहां पर 18,000 पेड़ काटकर वहां पर अभी आयरन ओर की माइनिंग करना चाहते हैं, इनके सरकार की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि इसका इरिवर्सिबल डैमेज वहां के जंगलों को होगा। आप ये कैसे समय में कर रहे हो जब यहाँ के शहर की हवा खराब है? तो इस पर अगर बात करने पे भी डरना पड़े, तब क्यों हम कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? आप कहते हैं कि देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और फिर आप ही बता रहे हैं कि कैसी परिस्थिति है। रवीश कुमार को हर रोज हर एक वीडियो पे 10 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं। अगर इसके बावजूद भी एडवर्टाइजर्स नहीं आ रहे हैं उनके पास, स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि क्यों ये
कश्मीर फाइल, ये फाइल, फलाना ढिमकाना फाइल वाली मूवीज बनाते हैं कि उन्हें पता है कि अब ना ही यहाँ पर क्रिएटिविटी के लिए फ्रीडम है, ना ही अपनी बात रखने के लिए फ्रीडम है। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम इसकी वजह से लोगों को समझ में आया है, विश्वसनीयता बढ़ी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे कम हुई है, और जो लोग जमीन स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं, तुम्हारे भी कई रिपोर्ट्स मैंने मैक्स महाराष्ट्र के देखे थे, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग थी, तो उसको भी लोगों का प्रतिसाद मिला। तो जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है इस लड़के ने वहाँ पर वो वाली रिपोर्टिंग की थी, वहाँ पर 2 बिल्डिंग के बीच में गंदगी में जाकर इसने रिपोर्टिंग की थी। तो ये सारी चीज़ें ही आपको आइडेंटिफाई करेगा, वही आपके लिए एक सोर्स बनेगा, आपको जगह दिलाएगा। और बाकी तो इनका काम ही है डराना धमकाना, क्योंकि इसको छोड़ के इन्होंने कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी के पीछे ये पड़ गए थे, जब महात्मा गांधी को इन्होंने मार दिया ये सोच के कि मारने से उनके विचार खत्म हो जाएंगे या फिर खुद कुछ नहीं करना, फिर बाद में दूसरे नेताओं को, लोकमान्य तिलक जो है वो कांग्रेस के नेता थे, उन्हें इन्होंने अपना बना लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सबसे पहले आरएसएस पे ये किया था, बैन लगाया था, उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा बना दिया, क्योंकि आपके अपने लोग कुछ नहीं थे। आपके जो अपने नेता थे इनके, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार चला रहे थे। तो ये किस मुंह से देशभक्ति की बात करें? इसलिए इनका काम ये है कि डराओ धमकाओ और सबको बोलो कि अरे यही कर रहे हैं, ये इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। अब डराएंगे, अब क्या करोगे? अब मैं कह रहा हूँ कि जब बलात्कारी बाहर है और साइंटिस्ट जेल में है, तो जेल बेहतर है अब बाहर रहने से कि बलात्कारियों को आप बाहर रख रहे हो, पीएचडी से लेकर साइंटिस्ट को आप जेल में डाल रहे हो। तो आपको समझना होगा कि कहाँ पर हम जा रहे हैं। वो अंग्रेजी का एक कहावत है, इलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस। तो अभी आपने क्लाउन को इलेक्ट किया है तो आपको सर्कस दिखाई दे रहा है। सर, क्लाउन से मुझे कुछ याद आया कि कल ही शाम में एक डील होता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से और ट्रम्प से। उनकी जो बीच में दरार रहे थे दोस्ती में, अब वो वापस दोस्ती में तब्दील हो चुकी है। माई डिलाइटेड फ्रेंड, तो ये डिलाइटेड फ्रेंड ने जो डील की है जहाँ पे 25% से 18% टैरिफ कर दिया गया है, इस पे किस नजर से देखते हो? उनको आज फैसिलिटेट भी किया गया, वो उनको हर चीज के लिए फैसिलिटेट किया जाता है। वो G20 करते हैं जो हर देश करता है, लेकिन जब ये करते हैं तो इनको फैसिलिटेट किया जाता है। ये कुछ भी कर लेते हैं हमेशा। वो तो अमित शाह ने कहा भी था कि मोदी जी फ्रेश भी नहीं होते हैं, ये भी नहीं होते हैं। और फिर एप्स्टीन फाइल्स में आया कि कैसे ये इजराइल में जाकर यूएस के लिए डांस कर रहे थे। अब क्या है कि प्रधानमंत्री को सबसे पहले बताना चाहिए कि डील से फायदा किसे है। डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट को वापस आप पढ़ो। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी मान गए कि रशिया से ऑयल नहीं लेंगे और अमेरिका से और वेनेजुएला से ऑयल लेंगे। तो इससे फायदा भारत को कैसे है, आप मुझे बताइए। इससे भारत का फायदा किस तरह से है? जब आपने 18% पर लाया है और आपको वहां पर 0 टैरिफ यूएस का जो किया है, तो यूएस को फायदा है या भारत को फायदा है? इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूं कि राहुल गांधी ने इनकी पोल खोल दी कि कैसे चाइना के सोल्जर्स अंदर आ रहे थे। नरावणे जी के जो कैरावान में आर्टिकल आई है उस पर जिक्र कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि सोमवार को पूरा लोकसभा में बात करने नहीं दिया गया, बार बार स्थगित होता रहा। तो ध्यान कैसे भटका है? तो ऐसे ही करें। मैं तो कहता हूँ फिर से इनको, नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से इनको सम्मान करना चाहिए, जिन लोगों ने आज, क्योंकि देश भर से केवल मोदी जी का ही नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है ना, क्योंकि अब भी क्लैरिटी नहीं मिली है कि यूएस के डील से क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो देखते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। ये सब नहीं करते हुए अब ये बताओ, यही थे जब 2019 में इन्होंने कहा था माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड नहीं बोल पाए थे, डोनाल्ड ट्रम्प बोला था, और डोनाल्ड ट्रम्प ने इन पर ही इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तब पहले दोस्त थे, फिर बाद में जब दुश्मन हो गए, पहले दोस्त थे तो साथ आया ट्रम्प और मोदी, हिलने लगा पुतिन और चीन। हाँ, फिर जब पुतिन से अच्छा हो गया, इनसे खराब हो गया, साथ आए पुतिन और मोदी, हिल गए ट्रम्प। अब फिर से ट्रम्प से अच्छा होगा। तो पहले गोदी मीडिया तय कर ले कि ट्रम्प हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, फिर उसके बाद हमें समझ में आएगा कि 18% का क्या है क्या नहीं है और लोगों को क्या मिलेगा। लोगों के लिए सच्चाई यही है कि ट्रेन से हर रोज मुंबई में 6 लोग कटकर गिर के मरते हैं। उसके लिए भी मोदी जी का सम्मान करने की जरूरत है। जो हमने मीरा रोड में 4 लेन अचानक से 2 लेन का बन जाता है, उसके लिए भी मोदी जी का सम्मान करने की जरूरत है। हर चीज का क्रेडिट मोदी जी जब लेते हैं तो उन्हें इन सभी चीजों का भी क्रेडिट लेना चाहिए। खराब हवा, खराब पानी, खराब इकोनॉमी, हर चीज का वो क्रेडिट ले और फिर उनका हर चीज के लिए सम्मान किया जाना चाहिए। अब ये नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? अगर नोटबंदी इतना अच्छा था, हर साल जिस दिन नोटबंदी, जिस दिन इन्होंने ऐलान किया था, सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हैं? काला धन पर बात क्यों नहीं करते हैं? अब जाकर आप देखो, स्विस बैंक में 2014 से पहले ज्यादा काला धन भारत का मौजूद था कि 2026 में मौजूद है। ये सभी चीजों की वजह से भी मोदी जी का सम्मान किया जाना चाहिए कि कैसे इनका डंका
देश विदेश में बज रहा है। बाकी तो बीजेपी और मीडिया का काम ही है, उनका तो सम्मान करें। मोदी जी 4 घंटा सोते हैं, ये इनके बेडरूम में जाके गोदी मीडिया के एंकर्स देखते हैं शायद, क्योंकि हमें नहीं पता कि मोदी जी 20 घंटा सो रहे हैं, जब तक मोदी जी खुद नहीं कहते हैं। इन्हें पता चल जाता है, तो ये प्रोपोगंडा का हिस्सा है, मैं मानता हूँ। एक आखिरी प्रश्न है सर कि ओम बिरला संसद के जो है स्पोक पर्सन, जहाँ पे उनकी जो हिपोक्रेसी दिख के आती है, जहाँ पे वो एक तरफा बयान देते हैं, जब भी राहुल गांधी उठ के बोलने लगते हैं उनको नो नो मना कर देते हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा, कोई बात भी नहीं करते इस पे एक तो कल मैंने ट्वीट किया था कि ओम बिरला उतने ही निष्पक्ष स्पीकर हैं जितना निष्पक्ष चुनाव आयोग है, ठीक है। तो चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो ओम बिरला निष्पक्ष स्पीकर है। हम सभी को पता है चुनाव आयोग की क्या स्थिति है, वही स्थिति ओम बिरला की। क्योंकि आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, तो कल मैं मजाक में किसी को कह भी रहा था कि जब भी मुझे ओम बिरला को देखना होता है, मैं राहुल गांधी का वीडियो लगा देता हूँ, अपने आप राहुल गांधी से ज्यादा ओम बिरला देखने लग जाते हैं। अब मैं आपको कह ही रहा हूँ कि जब इन्होंने डेमोक्रेसी में भरोसा करना छोड़ दिया, जब गुंडा राज चल रहा है, तब आप क्या करोगे? अब क्या होता है कि आप अगर चेस खेलने जा रहे हो, सोचो आप विश्वनाथ आनंद हो, आप चेस के खिलाड़ी हो, आपके सामने मणिया सुरवे को बिठा दिया है, आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी, आप जीत नहीं सकते हो ना। सामने वाला एक घोड़ा लेके, एक बंदूक लेके अगर बैठा है, तो जब आपके सामने गुंडा है तो आप क्या करोगे? तो उसी तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं, लोग इसे देख रहे हैं। अब अब्दुल टाइट होने के चक्कर में अगर वो खुश हो रहे हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान आगे जाकर हर किसी को होगा। जो रात इंदौरी का शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। तो हमारा मकान दिख रहा है आपको, नहीं जब बुलडोजर बाबा ये चलाते हैं तो बुलडोजर सभी का करते हैं, किसी एक को छोड़ते नहीं। धन्यवाद सर, काफ़ी महत्वपूर्ण समय दिया आपने। और जैसे कि ये वीडियो एक आई ओपनर वीडियो बन चुका है, यहाँ पे कई सारी बातें हैं जो हमारी आंखें तो खोल दी है, साथ में और भी जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनकी आंखें भी खोल देगी, जहाँ पे हमने कई सारे मुद्दों पर बात किया, चाहे वो इंडियन पेरेंट्स के जो माइंडसेट है, जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंडियन मीडिया, इंडियन फिल्म्स कैसे कब्जा करते जा रही है, जो वायरस फैल रहा है वो कैसे फैलते हुए जा रहा है, और भी कई सारे मुद्दे हैं जो सर ने कहा, सुजीत सर ने काफ़ी इसे विस्तार में बताया। तो आशा करता आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को लाइक करें। अगर आपको पसंद आता है हम वापस एक बार मिलेंगे सर के साथ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं आचार्य मीडिया।